Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the first unit solid state from the 12th class, and today our topic is electrical properties of the solids. Electrical properties of the solids shows greater variation that varies from 10 raised to the power minus 20 to 10 raised to the power 7. Ohm inverse, meter inverse. मीन्स जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, कंडक्टिविटी है किसकी, सॉलिड्स की, वो इस मैग्नीट्यूड रेंज में वेरी करती है. दैट इज़ द ग्रेटर रेंज ऑफ द वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सॉलिड को जनरली हम क्लासीफाई 3 टाइप में कर सकते हैं. वन इज़ द कंडक्टर, सेकेंड इज़ द इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज़ द सेमी कंडक्टर. फर्स्टली अगर सिंपल वे से हम इनको डिफाइन करें, कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सॉलिड्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. सेमी कंडक्टर वो सॉलिड्स हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर एंड द इंसुलेटर. तो उनको हम नाम क्या दे देंगे? सेमी कंडक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्शन रेंज मीन्स रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी. अगर हम बात करें तो कंडक्टर के केस में कितनी होती है? 10 रेज़ टू द पावर 4 से 10 रेज़ टू द पावर 7. ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स. इन केस ऑफ इंसुलेटर दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 20 टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10. In case of semiconductor that is 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power 4. ohm inverse, meter inverse. स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सॉलिड की ऐसी हैं जिसमें ग्रेटर वेरिएशन है उसके मैग्नीट्यूड के अंदर. और वो वेरिएशन कहाँ से कहाँ बताई थी? 10 रेज़ टू द पावर 20 टू 10 रेज़ टू द पावर 7. तो इंसुलेटर के केस में ये और कंडक्टर के केस में ये, और सेमी कंडक्टर क्या है? इन बिटवीन दीज टू. अब बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर्स डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप. वन इज़ द मेटालिक कंडक्टर एंड सेकंड इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर का ही दूसरा नाम हमारे पास क्या है? दीज आर आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. अब नाम से ही पता चल रहा है जनरली जो मेटल्स यानी कि जो सॉलिड मेटल्स होंगे वो अगर हमारे पास कंडक्टर का काम कर रहे हैं देन दे आर नोन एज द मेटालिक कंडक्टर. And they allow the electricity to pass through them without undergoing any chemical change. मीन्स आपने देखा है कि पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, तो आप एक स्विच ऑन करते हो तो पंखा चल पड़ता है, स्विचेस ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है, गीज़र वगैरह एवरीथिंग मस्ट बी ऑन विद द हेल्प ऑफ द वन स्विच. तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, जो सारी आपने इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाई है वहाँ पर सारा क्या है? मेटालिक वायर्स हैं जो किसका काम कर रहे हैं? एज अ मेटालिक कंडक्टर. अब ऐसा तो नहीं है कि आप डेली उन वायरिंग को चेंज कराते हो, नहीं करवाते. इट मीन्स देयर इज़ नो एनी केमिकल चेंज व्हेन दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. अब जो मेटल्स हमारे पास होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? इस तरह से ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसीलिए हम इनको नाम क्या देते हैं? दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बिकॉज द करंट कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. अब जो मेटालिक कंडक्टर्स होंगे दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन देयर मोल्टन स्टेट. तो हमारे पास से यहाँ 3 पॉइंट क्लियर होते हैं कि विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वो अपनी सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे. और जो यहाँ पर करंट कैरियर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट अवेलेबल इन केस ऑफ द मेटल. अब जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है वो मेटालिक से जस्ट रिवर्स है. मीन्स ये केमिकल चेंज में नहीं गया था बट दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बाय अंडरगोइंग द केमिकल चेंज. क्योंकि इसमें जनरली हमने वर्ड क्या लिया? इलेक्ट्रोलिटिक. मीन्स यहाँ पर मेटल कंडक्टर थे और यहाँ पर कौन होंगे? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो जैसे ही हम उनमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे वो अलाउ तो करेगा उनको इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में बट दे अंडरगो द केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया देन इट आयनाइजेस टू गिव द H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. और जो यहाँ से ये आयंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन एंड दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू them और अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. तो यहाँ पर जो करंट कैरियर्स हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन है वो किसकी वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन. और इसीलिए नाम क्या दिया गया? आयनिक कंडक्टर.
अब हमें ये पता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम ओनली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। जैसे मैंने यहाँ HCl का कैसा मीडियम लिया, एक्वस, लेकिन अगर मैं HCl को गैस की फॉर्म में लेकर चलती देन इट डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। रीज़न, क्योंकि जब इसका एक्वस मीडियम होगा या फिर हम किस में लेकर चलेंगे उसको, मोल्टन स्टेट में, तभी हमारे पास क्या होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री आयंस, और दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर के लिए भी 3 पॉइंट क्लियर होते हैं। फर्स्ट, इट अंडरगो द केमिकल चेंज। सेकेंड, इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम बोथ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन स्टेट और इन मोल्टन स्टेट, नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। और थर्ड वन हमारे पास जो करंट कैरियर्स यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे, आयंस। स्टूडेंट, जो अभी मैंने आपको कंडक्टर वाला टॉपिक करवाया ये काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है और इसके रिटर्न नोट्स भी आपको उस वीडियो में मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है उसके अंदर भी यही टॉपिक सेम वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि वाई देयर इज़ द डिफरेंस या वाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर डिफर फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट मस्ट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और उस मैकेनिज्म को किसने एक्सप्लेन किया, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द बैंड मॉडल। अब जो हमारे पास ये बैंड मॉडल आता है हम इसको बैंड थ्योरी भी बोल सकते हैं, एंड दैट बैंड थ्योरी easily explain the behavior of metal conductor and semiconductor as well as the insulators। अब बेसिकली अगर हम इस बैंड थ्योरी की बात करें तो द बेसिस ऑफ द बैंड थ्योरी इज दैट ए मेटल लैटिस हैज़ नंबर ऑफ एटम्स। मीन्स जो एक मेटल लैटिस है उसके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं। ईच एटम हैज़ द ऑर्बिटल, जिसको हम नाम क्या देंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं मेटल के और जिनकी क्लोज एनर्जी है एक दूसरे के साथ, विच हैव क्लोजर एनर्जी टू ईच अदर, दे ओवरलैप विद ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि आपने 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर किया है कि एटम्स ऑलवेज कंबाइंस टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। एटम के केस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और जब वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना देते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं टू ईच अदर देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी बैंड्स, and these energy bands are divided into the two type. One is the valence band and second one is the conduction band। मीन्स मैंने यहाँ से आपको किसके बारे में बताया, बैंड थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि बैंड थ्योरी क्या है, तो बैंड थ्योरी का बेसिक क्या है कि मेटल लैटिस के पास क्या होंगे, लार्जर नंबर ऑफ एटम, एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल, and the atomic orbital which are closer in energy they must be overlap with each other and they form the molecular orbitals or the energy bands which are divided into the two type, that is the valence and the conduction band। अब जो हमारे पास ये एनर्जी बैंड्स बनेंगे या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे, दे डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। मीन्स अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे आपके पास, दो। इसको हम लिथियम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। तो इनर जो आपके पास 1s ऑर्बिटल्स हैं उसको हम इग्नोर करेंगे बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्डिंग में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आप किसको कंसीडर करोगे, 2s। अगर हम यहाँ पर फॉर्मेशन की बात करें लिथियम 2 की, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का जो 2s ऑर्बिटल होगा, मीन्स ये भी लिथियम एटम ये भी लिथियम एटम, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, Li2। तो 2s ऑर्बिटल ऑफ बोथ लिथियम एटम दे ओवरलैप विद ईच अदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो यहाँ से दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और द एनर्जी बैंड्स। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको शो करें तो Li2 को बनाने के लिए दो लिथियम एटम 2s1 एरो से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया और आपके पास यहाँ पर दो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
वन इज ऑफ लोअर एनर्जी, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी है इस लेवल पर, एक उससे लोअर एनर्जी का बनता है और एक हाइयर एनर्जी। लोअर एनर्जी में दोनों इलेक्ट्रॉन को आप फिल करोगे, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन को फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं कि फर्स्ट वी फिल द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, और जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो आप किस में मूव करोगे, हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल। अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों यहाँ पर रखे गए, तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू फिल दिस हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल। तो जो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, इसको हम नाम क्या देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या द फिल्ड एनर्जी बैंड, जिसको हम नाम और भी क्या दे सकते हैं, दैट इज द वैलेंस बैंड। सेकेंड इज द हाइयर एनर्जी बैंड, जिसका नाम क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर हम क्या कहेंगे, द नेक्स्ट एम्प्टी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। मीन्स अगर आप चाहते हो कि इस ऑर्बिटल को हम डिफाइन करें तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तो फील्ड है और ये कैसा है, एम्प्टी। तो एम्प्टी बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं और नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंडक्शन बैंड। अगर हम 3 लिथियम एटम को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 3 लिथियम एटम, ये तीनों का 2s1 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 मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है। तो जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 3 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक लोअर एनर्जी पर बॉन्डिंग, एक हाइयर एनर्जी जो हाईएस्ट वन है दैट इज एंटी बॉन्डिंग, और एक इसमें तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बना जो किस लेवल पर है, सेम लेवल ऑफ एनर्जी पर है जिस पर हमारे क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड दिस इज नोन एज द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3। फर्स्ट लोअर एनर्जी को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन अब एक बच गया तो वो कहाँ जाएगा, हाइयर एनर्जी। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अगेन जो एंटी बॉन्डिंग है वो हमारे पास कैसा रह जाएगा, एम्प्टी एनर्जी बैंड। अगर अब हम लिथियम 3 की जगह कितने लिथियम को कंबाइन करें, 4 को, तो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 4 ही क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, बॉन्डिंग, और 2 कैसे बन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इस तरह करते करते अगर हम n नंबर्स ऑफ लिथियम एटम्स को कंबाइन करें, मीन्स देयर आर n नंबर्स ऑफ अनसेपरेबल एटम्स, तो हमारे पास क्या होगा, देयर आर फॉर्मेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एटॉमिक ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अगर हमने ये n नंबर्स ऑफ लिथियम एटम को लिया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, n नंबर्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड MOS मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो यहाँ पर n नंबर है दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रोज नंबर, मीन्स इतने अगर आप एटम्स लेकर चलते हो देन दिस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। और जो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ही आता है, इसी को हमने नाम क्या दिया है, एनर्जी बैंड। और इस एनर्जी बैंड्स की फॉर्मेशन की वजह से ही हमने इस थ्योरी को या इस मॉडल को नाम क्या दिया है, बॉन्ड मॉडल या फिर बैंड थ्योरी। सॉरी बेटा, बॉन्ड मॉडल नहीं, बैंड मॉडल या फिर बैंड थ्योरी। अब स्टूडेंट, जब n नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मीन्स उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, एनर्जी बैंड्स या फिर एनर्जी लेवल्स। तो जो ये वेरियस एनर्जी बैंड्स हैं दे कम्स फ्रॉम द डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप भी हो सकते हैं और एक दूसरे से इस तरह से क्या हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकता है। अब जो सेपरेशन का गैप है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, जैसे ये मैंने कम दिखाया और अगर इस तरह से मैं दिखाऊं तो ये एनर्जी गैप क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दीज डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, मीन्स जो उनकी रिलेटिव एनर्जी है अगर उनमें ज़्यादा गैप होगा तो इस तरह से आ जाएगा, अगर वो क्लोजर अप्रोच पर होंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और अगर उनके बीच का एनर्जी गैप बिल्कुल नील होगा, मीन्स दे आर वेरी क्लोजर टू द ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जीज, तो वो एक दूसरे को इस तरह से क्या कर लेंगे, ओवरलैप। अब जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि वेरियस एनर्जी बैंड्स फ्रॉम द डिफरेंट AOS मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैप
or be separated from each other depending upon the relative energies of the atomic energy levels. उसको हम किसका एग्जाम्पल लेकर अंडरस्टूड कर सकते हैं? लिथियम का। अब लिथियम के केस में हमारे पास कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? एक आपके पास है 1s, सेकेंड हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? 2s, और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल आप किसको कंसीडर करोगे? 2p को। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि लिथियम का ये न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल 1s, सेकेंड शेल में कौन कौन होता है? 2s और 2p। मीन्स 2s और 2p एक ही शेल के पार्ट हैं, तो उनके पास नियरली कैसी है? सेम एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर लिथियम के n एटम्स को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ना रहकर क्या हो जाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 2p। अगर हमने क्या लिया यहाँ पर? n नंबर्स या n एटम्स ऑफ द लिथियम। अब जैसा मैंने आपको इनिशियल बताया था बेटा कि 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इनर शेल का पार्ट है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। मीन्स ये वैलेंस शेल का पार्ट नहीं है। जो आउटर मोस्ट शेल है उसी को हम नाम क्या देते हैं? वैलेंस शेल। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अंदर वाला है, उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स ये आपके पास 1s बैंड आ जाएगा जिसमें n एटम्स के n नंबर्स ऑफ क्या हैं? 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसे ही अगर हम 2s की बात करेंगे तो 2s को भी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज द 2s बैंड एंड नेक्स्ट इज द 2p बैंड। अगर आप ध्यान से यहाँ ऑब्जर्व करते हो तो मैंने क्या किया? 2s और 2p को इस एरिया के अंदर क्या शो किया? ओवरलैपिंग में। और जो ऊपर वाला आपका विदाउट ओवरलैपिंग है दैट इज द 2p बैंड। तो यही मैंने आपको यहाँ बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप भी कर सकते हैं, वो सेपरेट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनकी रिलेटिव एनर्जीज पर। और जैसे मैंने अभी आपको ये स्ट्रक्चर बना के बताया कि 1s 2s में ज़्यादा एनर्जी गैप है, दे डजंट ओवरलैप विद ईच अदर। लेकिन जो आपके पास 2s और 2p हैं, दे प्रेजेंट इन द सेम शेल, तो उनकी रिलेटिव एनर्जीज एक दूसरे से मैच करती हैं, सो दे अंडरगो द ओवरलैपिंग विद ईच अदर। अब स्टूडेंट अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s 2 2s 1 2p 0। मीन्स जो 2p ऑर्बिटल है वो हमारे पास कैसा है? एम्प्टी। लेकिन जो हमारे पास 2s ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। अब जो आपके पास 2s है वो फिल्ड बैंड है और जो 2p है वो हमारे पास कैसा है? एम्प्टी बैंड। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, वो क्या कहलाएगा? वैलेंस बैंड। और जो एम्प्टी होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या नेक्स्ट हायर एनर्जी जो आपके पास लेवल होगा वो क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड। अब ये दोनों आपस में क्या हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच में हैं, ओवरलैपिंग में हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप फ्रॉम दिस लोअर एनर्जी बैंड टू द हायर एनर्जी बैंड, या इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पर किसकी मूवमेंट है? इलेक्ट्रॉन की। अब ये हम किसके केस में बात कर रहे हैं? लिथियम के केस में। तो लिथियम हमें पता है इट इज़ द गुड कंडक्टर बिकॉज देयर इज द इजीली ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू पास थ्रू दम। सेकेंडली अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इजीली जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोअर एनर्जी मीन्स फील्ड वैलेंस बैंड के अंदर हैं, दे इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन level to another means valence band to the conduction band, and that conduction is due to the heating and therefore it is known as the thermal conduction of metal. फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात की जब आपने उसको हीट नहीं किया, लेकिन इजीली इलेक्ट्रॉन अपने आप से ही
लोअर बैंड से कहाँ पर चले गए, हायर में। सेकेंडली हमने बात की कि अगर हम इसको हीट करेंगे लिथियम को, देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दैट वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और हीटिंग की वजह से कंडक्शन है, इसीलिए नाम क्या आ जाएगा, थर्मल कंडक्शन। इसका हम यहाँ से एक मीनिंग और ले सकते हैं कि अगर पार्शली फिल्ड बैंड मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे तो ये फिल्ड था, किसके साथ ओवरलैप कर जाता है, अनफिल्ड मीन्स जिसके पास, या अनऑक्यूपाइड बैंड के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं किससे, फील्ड से एम्प्टी के अंदर या फिर अनऑक्यूपाइड बैंड के अंदर, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सॉलिड्स की डिपेंड करती है किस पर, एनर्जी गैप पर, किस किस के बीच में, वैलेंस बैंड के बीच में और कंडक्शन बैंड के बीच में। यहाँ मैंने एक वर्ड और यूज़ किया बेटा, पार्शली फिल्ड। पार्शली क्यों, क्योंकि 2s1 है यहाँ पर। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, यहाँ पर 1 है तो ये आधा भरा हुआ है, इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया है यहाँ पर, पार्शली फिल्ड। तो अगर हम सेपरेट करके दिखाएं दोनों को, 2s बैंड और ये आपके पास 2p बैंड, इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, तो 2s लोअर एनर्जी पर है और 2p हायर। लेकिन अगर आप देखते हो तो इतने एरिया में एक दूसरे को ये क्या करेंगे, ओवरलैप। तो आफ्टर ओवरलैपिंग मैं इसको इस तरह से भी शो कर सकती हूँ। ये इस तरह से जो हमने डैश दिखाया वो किस चीज़ के लिए है, कि हाफ फिल्ड है या पार्शली फिल्ड है। तो जो लोअर एनर्जी है दैट इज़ द वैलेंस, और जो हायर एनर्जी है दैट इज़ द कंडक्शन, और इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, एंड दिस रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसका मतलब स्टूडेंट के जितने भी आपके पास मेटल्स होंगे, मैंने तो ये स्पेसिफिक किसका एग्जांपल लिया था, लिथियम का, लेकिन जितने भी मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, तो उन सब के अंदर इस तरह की सिचुएशन होगी। मींस वैलेंस बैंड किसके साथ ओवरलैपिंग में होगा, कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग में, और इसीलिए वो क्या बिहेव करते हैं, गुड कंडक्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर की, तो हमने कहा दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। मीन्स उनके केस में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होगा। तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी कंडक्टर्स को हम इस तरह से शो करेंगे, वी बी मीन्स वैलेंस बैंड, सी बी मीन्स कंडक्शन बैंड, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में हैं। जब आप इंसुलेटर की बात करोगे तो दोनों बैंड के बीच में लार्जर एनर्जी गैप है। वन ऑफ द थिंग स्टूडेंट, द स्पेस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एनर्जी गैप को, दैट इज नोन एज द फॉरबिडन गैप। मीन्स द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन गैप। अब ये फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा है किसमें, इंसुलेटर में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, एंड दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। सेमी कंडक्टर को अगर देखते हो तो जो ये गैप है ये छोटा सा है, तो कुछ कंडीशंस पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस गैप को ओवरकम करके कहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। और इसीलिए जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके इंटरमीडिएट हैं, मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के। अगर आपको कंडक्टिविटी रेंज ध्यान है, अभी मैंने आपको बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वो भी क्या इंडिकेट करती है कि सेमी कंडक्टर हैज़ इन बिटवीन या इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद राइज इन द टेम्परेचर। ऐसा क्यों, बिकॉज विद राइज इन द टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन easily jump from valence band to the conduction band, and due to that jumping या transfer of the electron or the movement of electron, there is increase of the conductivity of semiconductor with increase of the temperature। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।